बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 में थोड़ा बहुत खलबली मच चुकी है, क्योंकि 8 साल से AIMIM के लिए काम करने वाला यह शख्स जिसका नाम अनवर पाशा है, इसने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया MIM को छोड़कर, और ज्वाइन करके इसने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो ये कि ये कहता है कि आमी असदुद्दीन ओवैसी साहब के बंगाले ढुकते देबे ना, जिसका उर्दू में या हिंदी में अर्थ यह है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को बंगाल में घुसने नहीं दूंगा। पहले आप समझिए कि यह है कौन, भूल जाइए इसका नाम को, उतना मैटर नहीं करता है। ये पिछले 8 साल से AIMIM का कार्य करता रहा है, AIMIM के लिए काम करता रहा है। इसने बहुत काम किया MIM के लिए। ये लगातार 8 साल से मुसलमानों के लिए मुद्दे भी उठा रहा था। यह लगातार ममता बनर्जी से उस वक्त भी सवाल पूछ रहा था, उस वक्त भी TMC के लीडरों से सवाल पूछ रहा था जब ममता बनर्जी के सांसदों ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 पर बीजेपी का सपोर्ट किया वॉकआउट करके। ये तब भी सवाल उठा रहा था जब ट्रिपल तलाक पर ममता के MP ने वॉकआउट करके बीजेपी का सपोर्ट किया। तब भी ये सवाल उठा रहा था जब एक तरफ नॉन मुस्लिम इलाका को डेवलप किया जा रहा था और मुसलमानों के इलाका को इग्नोर किया जा रहा था। ये तब भी आवाज़ उठा रहा था जब उर्दू को कमज़ोर करके लुख्त किया जा रहा था, उर्दू को वेस्ट बंगाल में दबाया जा रहा था और माइनॉरिटीज़ पर जुल्म अत्याचार किया जा रहा था। ये तब भी आवाज़ उठा रहा था जब कांगेनारा में दंगा हुआ। उसके बावजूद भी 8 साल पहले हैदराबाद में एक मूड़ी बेचने वाला इमरान पाशा, जिसको असदुद्दीन ओवैसी बंगाल भेजते हैं ताकि वो मेहनत करके उसकी कामयाबी हो और वो आगे बढ़ सके, वो आखिर TMC ज्वाइन क्यों करता है? आपको फिर एक बार समझना पड़ेगा कि आज से कुछ वक्त पहले ही जब MIM का बंगाल में बोलबाला हो रहा था, जब बिहार में इलेक्शन MIM नहीं जीती थी, उस वक्त भी इसने हल्ला उड़ाया था कि इसे चीफ मिनिस्टर बनना वेस्ट बंगाल का, और इसने कहीं ना कहीं अपनी कई सारी लालच लोगों के सामने दिखाई। MIM के कई सारे कार्यकर्ता इसके खिलाफ भी थे। तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको वहाँ पर कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं दिया। यह MIM का नेशनल स्पोक्स पर्सन भी बनना चाहता था, यह MIM का बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट भी बनना चाहता था। लेकिन जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे समझदार और बेबाक लीडर आज तक भारत में कोई नहीं उभरा। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई बेबाक लीडर और पढ़ा लिखा समझदार लीडर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो असद साहब की समझ में ये इमरान पाशा उस काबिल नहीं था कि इसको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाए या फिर उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, जबकि इस वक्त बंगाल में MIM का सीट तक नहीं है। लेकिन ये चाहता था, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आसिम वक्कार साहब को स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। और अब तक ऑफिशियल कोई भी बंगाल का आम मुसलमान को अब तक या किसी आम दलित को स्टेट प्रेसिडेंट असद साहब ने नहीं चुना। वो मीटिंग करेंगे और जिसके अंदर वो सलाहियत देखेंगे कि जो बोलने की ताकत रखता हो, जिसके अंदर इल्म है और मैच्योरिटी है कि वो बात को सही ढंग से लोगों के सामने रख पाता है, वो जज्बात से ज़्यादा इल्म से काम लेता है और वेल मैच्योर बंदा हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब उसे ही स्टेट प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन अनवर पाशा को यह बात कहने की दिख रही थी कि उसे स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा और उसे वो अहदा नहीं दिया जाएगा जो वो खुद को काबिल समझता है, हालांकि वो उसके काबिल है नहीं। इसीलिए जज्बात में आकर और अपने हिम्मत को हारते हुए उसने TMC में अपना करियर देखा। उसे लगा कि TMC उसे मुख्यमंत्री बना देगी या उसे MLA का सीट दे देगी, और वो TMC में शामिल हो गया। हालांकि इसे पता नहीं है कि TMC पढ़े लिखे मुसलमानों को सीट नहीं देती है। एक शख्स का चेहरा जिसे आप देख रही है TMC की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बंगाल में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यह बंदा 10th क्लास पास भी नहीं है, इसके पास कोई रिजल्ट या कुछ सर्टिफिकेट नहीं है। कहा जाता है कि 10th क्लास पास है, ना इसने आगे तक पढ़ाई करी, ना ही इसके पास कोई नॉलेज है। पार्लियामेंट में आपने कभी भी इसको मुसलमानों के हित में या बंगाल के हित में बोलते हुए नहीं देखा। कभी भी आपने इसको कभी भी सही बात करते हुए या पार्लियामेंट में बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन चूंकि ममता को मुसलमानों को दबाना था, ममता को मुसलमानों का यंग जो पीपल है, यंग जनरेशन को बर्बाद करना था, इसीलिए उसने ऐसे लीडर को चुना जो कोई काम का लायक ही नहीं था। जब लीडर ही हमारा कौम का ऐसा हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, कोई बात करने का तरीका ना हो, कोई बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला ना हो, गलत और सही का फर्क ना जानता हो, तो उस कौम का क्या हाल होगा? एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से महाराष्ट्र में औरंगाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब जो MIM से MP बने, इनकी क्वालिफिकेशन इससे 10 गुना ज्यादा है। इम्तियाज जलील साहब ने NDTV के लिए 10 साल तक रिपोर्टिंग की। यह हाई क्वालिफाइड इंसान है और कई सारे समझ, अकल और वेल मैच्योर बंदा है, जो कि औरंगाबाद को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। ऐसे बंदों को MIM टिकट देती। तो आप फर्क समझिए कि TMC ऐसे लीडर को वो टिकट दे रही है जो कोई काम का लायक नहीं, ताकि जब लीडर ही काम का लायक नहीं तो कौम तो
अंदर धसेगी कहा था कीचड़ में। और एमआईएम ऐसे लोगों को टिकट देती है या एमआईएम ऐसे लोगों को स्टेट प्रेसिडेंट बनाती है जो काम का हो, वेल मैच्योर और पढ़ा लिखा हो। तो इमरान पाशा के अंदर कोई भी काबिलियत नहीं थी। तो खैर, डेमोक्रेसी में एक मुसलमान या हिंदू या दलित, आदिवासी, जैन, बुद्ध, हर मजहब के लोग अधिकार है वो किसी भी पार्टी का समर्थन करे, वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता बने या किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़े। अगर इमरान पाशा को इमाम में अपना कैरियर नहीं दिख रहा था या वो हिम्मत हार चुका था, जाहिर है उसके अंदर इल्म की काफ़ी कमी है, इसीलिए वो टीएमसी में चला गया। जाहिर तौर पर टीएमसी उसे किसी न किसी तरीके से अपने पास रखेगी, बुलाएगी, जो भी करना है करे। खबर यह भी है कि इमाम का और भी एक कार्यकर्ता है जो कुछ सालों से इमाम के लिए काम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो अपना करियर को डूबता हुआ देखता हुआ टीएमसी की तरफ जाने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीएमसी के कुछ एमएलए इस वक्त एमआईएम के संपर्क में हैं। टीएमसी के वो मुसलमान एमएलए और वो दलित एमएलए जो कई साल से टीएमसी की तरफ से जीते हुए आए हैं और कई साल से वो टीएमसी के लिए खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि बिग अथॉरिटी उसे ऑर्डर नहीं देती है। वो डरते हैं कि ममता नाराज ना हो जाए। तो ऐसे 3-4 एमएलए भी एमआईएम में आने वाले हैं। तो इमरान पाशा जैसे छोटे मोटे लोग अगर निराश होकर अपना डिसीजन लेते टीएमसी की तरफ, तो बड़े बड़े लोग भी एमआईएम की तरफ आने वाले हैं। तो आपको सिर्फ सब्र और इंतज़ार करना है कि वेस्ट बंगाल में आने वाले वक्त में आखिर क्या होने वाला है। और जहाँ तक इमरान पाशा ने ये कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को वो बंगाली ढुकते देबे ना, हमें असदुद्दीन ओवैसी के बंगाली ढुकते देबे ना, तो दादा तुम्हार बुके है तो खमाता नहीं कि तुम्हें असदुद्दीन ओवैसी साहब के बंगाली ढुकते देबे ना, तुम्हें पारबेई ना। তুমি ওরকম লোক আছে যারা সবর মানে কিছু নয়, তোমার কাছে ইলম কিছু নয়, এডুকেशन কিছু নয়, रिजल्ट ना पेले तुम टीएमसी चले गए। इमरान पाशा ने कहा कि असद ओवैसी को ढुकने नहीं देगा, ये उसके औकात नहीं है ये बात कहने की। बंगाल किसी का बाप की जागीर नहीं है। अगर वेस्ट बंगाल में मुसलमान और दलित एड़ी चुटी का जोर लाकर वेस्ट बंगाल में इमाम को जिताना चाहते तो इमरान पाशा कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसने 8 साल हक का साथ दिया और आज वो बातिल का साथ दिया तो उसको तमाम अमाल कारत है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मुसलमान अपना करियर या दलित अपना करियर देखने के लिए इमाम का सपोर्ट नहीं करता, बल्कि अपने कल्ब से, अपने ईमान से सही और गलत को परखते हुए और गलत और सही चीज़ को देखते हुए वो इमाम का साथ देता है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैरों का जूती का धूल भी नहीं इमरान पाशा, जो कि वो कहता है कि असद साहब को बंगाल में ढुकने नहीं देगा। खैर, तो अब उसकी मर्जी, जो उसने करना था किया, और अब एमआईएम बंगाल में आएगी, एमआईएम बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी। एमआईएम का मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, कोलकाता में बहुत स्ट्रांग पकड़ है। कोलकाता में कहीं ना कहीं काम थोड़ा स्लो है, लेकिन इंशाल्लाह जनवरी के बाद वहाँ भी काम काफ़ी हद तक स्टार्ट हो जाएगा। और फिर से मैं कहूँगा कि अगर आर्टिकल 370 में ममता बनर्जी ने उम्मत का साथ नहीं दिया, अगर ममता बनर्जी ने कश्मीरी मुसलमान का साथ नहीं दिया और ममता बनर्जी ने ट्रिपल तलाक पर उम्मत का और कौम का साथ नहीं दिया, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं क्या, बंगाल का हर वो जागरूक मुसलमान जो जिंदा है, जिसका ईमान जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, जो बीजेपी से नहीं डरता, जो आरएसएस से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता है और जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जिसके दिल में ईमान रद्दी बराबर भी है, वो बिल्कुल भी टीएमसी को वोट नहीं देगा। क्योंकि अगर तुम ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 और कश्मीर मुसलमान के साथ नहीं हो और कांकी नारे में दंगा होते हुए तुम तमाशा देखते हो, तो फिर हम क्यों बेवकूफ़ है कि हम तुम्हें वोट देंगे। बंगाल में या पिछले 70 साल से मुसलमान बीजेपी, आरएसएस से डर कर ही कांग्रेस को वोट देता रहा। बाद में सीपीएम से उग कर उसने ममता बनर्जी को चुना, बदले में उनको कुछ नहीं बना। क्योंकि डर के जब आप किसी को वोट देते हो तो वो आपके लिए क्यों काम करेगा, क्योंकि आपने डेवलपमेंट के लिए तो वोट ही नहीं दिया, आपने अपने डिमांड को पूरा करने के लिए वोट नहीं दिया, आपने एजुकेशन, हॉस्पिटल, शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, आपने जॉब के लिए वोट नहीं दिया, आपने उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए वोट नहीं दिया, आपने बीजेपी से डर कर वोट दिया। इसीलिए ममता ने भी आपके लिए कुछ नहीं किया। और ममता 100% ये बात से श्योरिटी रखती है कि मुसलमान बीजेपी से डर कर कहाँ जाएगा, मेरे ही पास आएगा। इसीलिए 15 साल से उसने कोई काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही इमाम ने बंगाल में कदम रखा, ममता ने फ्री के बाइक बंटवाए, मुसलमानों के लिए कुछ अच्छी अच्छी बात करनी शुरू की। और मुर्शिदाबाद में 15 साल से जहां पर यूनिवर्सिटी नहीं खोला, उसने यूनिवर्सिटी खोलने की बात की। लेकिन फिर भी आज 1 साल उसके बाद हो चुका, लेकिन उसने अपनी बातों को पूरा नहीं किया, ना ही वो कभी करेगी। तो अब जब इमाम आ गई है बंगाल में, रिजल्ट की परवाह हमें नहीं है, अल्लाह रिजल्ट का मालिक है। एक इंसान सिर्फ कोशिश करके एग्जाम दे सकता है, लेकिन रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। वो जिस तरीके से भी चाहे इमाम का सीट दे, चाहे फेर दे, वो जो करना है करे। वो दुनिया का परवरदिगार, दुनिया का मालिक है। हमें उससे कोई लेने देने नहीं है कि रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम सब्र करेंगे, अगर रिजल्ट हमारे हक में आया तो हम काम करेंगे और ज़्यादा उस रिजल्ट को बेहतर करेंगे। तो इमाम बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी। बंगाल हारे या जीते, हर हिसाब से मुसलमानों और दलितों का फायदा होगा। क्योंकि इस वक्त ममता के पास 15 साल से कोई कंपटीशन नहीं था। एक तरफा वो मुसलमानों को वोट लेकर सीएम बनती थी, लेकिन इस वक्त
एमआईएम का आने से अब बंगाल इलेक्शन 2021 में पहली बार बंगाल में ममता बनर्जी की अगर सरकार बने तो उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान को रखना ही पड़ेगा, और कम से कम 6 मुसलमानों को, कम से कम 6 मुस्लिम्स को उसे मंत्री मिनिस्टर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगी तो फिर मुसलमान एमआईएम की तरफ झुक पड़ेंगे और एक भी वोट टीएमसी को नहीं देंगे। तो एमआईएम बंगाल में इलेक्शन लड़े और जीते चाहे ना जीते, अब हर हाल में मुसलमानों को फायदा होगा। टीएमसी को मुसलमान के लिए काम करना ही पड़ेगा, टीएमसी को दलित के लिए काम करना ही पड़ेगा, तृणमूल को मुसलमानों को सस्ता घर और बिजली देनी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं देगी तो इस इलेक्शन के बाद आने वाला जो इलेक्शन होगा मुसलमान इसे कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तो चलिए एमआईएम का सपोर्ट आज हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर कर रहे हैं और करते रहेंगे। इमरान पाशा जैसे लोग हिम्मत हार कर जाते थे, जाते हैं, जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम मुसलमानों को ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का में मेहनत की, उसे उन्हें कुछ रिजल्ट नहीं मिला, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला सिवाय चंद मुट्ठी पर मुसलमानों के। 30 साल बाद, कम से कम नबूवत के कम से कम 20-30 साल बाद उन्हें रिजल्ट मिला, लाखों लोग मुसलमान हुए, लेकिन वो कारवा बढ़ता गया आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर 8 साल मेहनत करके उसे अपना करियर नहीं दिख रहा था, उसे रिजल्ट नहीं दिख रहा, उसे सब्र से काम लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग कुरान हदीस नहीं पढ़ते, इसीलिए उनको इल्म नहीं है कि सब्र किस चीज़ को बोलते हैं। तो इसीलिए इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे, एड़ी चुटी का जोर लगाएंगे। मैं इमाम का ऑफिशियल मेंबर नहीं हूं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते असद यूनिवर्सिटी का साथ देता हूं क्योंकि वो सही है और ममता बनर्जी गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जब किसी वीडियो पर बहुत ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर होता है तो वो वीडियो वायरल होने के कगार पर पहुंच जाता है कि एक दिन में 50,000 लाख व्यू तक आ जाती है। तो आप चाहते हैं कि ये वीडियो बंगाल के कोने कोने तक पहुंचे, मुसलमानों तक पहुंचे, दलितों तक पहुंचे, ईमान वालों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए अगर अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा है तो कुछ डोनेशन आप इस अकाउंट पर कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ कीजिए और ईमान को मजबूत करने के लिए कुरान को समझ कर पढ़िए, हदीस को समझ कर पढ़िए और इंशाअल्लाह हक़ का साथ दीजिए, सही का साथ दीजिए, जैसा कि अल्लाह का कुरान में ऑर्डर है। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।